Hello everyone, welcome back to Aspiring Knowledge with SK. In today's video, we are going to explore modern Indian history, in which we are going to study important topics that is very useful for all competitive exams like RRB, means Railway, SSC, Banking, UPSC, BPSC, State PSC, Defense exams, etc. Let's all get started with this. आज हम सभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सारे तरह के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें हम वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। मैंने यहाँ आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए 9 टॉपिक यहाँ मैंने बताया है जो नीचे तक है। 9 टॉपिक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 टॉपिक आप अगर बेहतर तरीके से वन बाय वन डिटेल में अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैंने यहाँ जो एग्जाम अभी मेंशन किया है सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से उनके आंसर को दे पाएंगे किसी भी तरह के एग्जाम में अगर आप बैठते हैं। तो हम सभी वन बाय वन करके हम सभी इन सारे टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे जिससे किसी भी तरह का क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में जो इंडिया में होते हैं आपसे ना छूटे। यानी हम अगर इस टॉपिक को वन बाय वन जो मैंने जितना 9 टॉपिक बताया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ये 9 टॉपिक को अगर आप बेहतर तरीके से स्टडी कर लेते हैं और बहुत डीप स्टडी कर लेते हैं, गहराई में जाकर स्टडी कर लेते हैं और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, और मेरा प्रयास रहेगा कि कोई भी तरह का कोई भी टॉपिक ना छूटे और बेहतर तरीके से आपको समझाया जाए। अगर ये सारी चीज़ अगर आप बेहतर तरीके से आप समझ लेते हैं और मेरे साथ बने रहते हैं और बेहतर तरीके से इसके डिटेल्स को समझते हैं और पढ़ते हैं और याद रखते हैं तो आपको मैंने ऊपर जो मेंशन किया है जितना एग्जाम, इस सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो हम सभी इन सारे टॉपिक को एक सीरीज में मेरा वीडियो आएगा उसमें आप देखते जाएंगे और सबका एक एक करके वन बाय वन वीडियो आते जाएगा 9 टॉपिक का। उसके बाद आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्जाम जो यहाँ हो रहे होंगे इंडिया में जो मैंने ऊपर मेंशन किया है उसमें आप अगर बैठते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से नहीं छूटेंगे अगर ये 9 टॉपिक को डिटेल मेरे साथ पढ़ लेते हैं। मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को बहुत ही बेहतर तरीके से समझने के लिए 9 टॉपिक आपको यहाँ मैंने दिया हुआ है। ये 9 टॉपिक को अगर बेहतर तरीके से आप अगर स्टडी कर लेते हैं, बहुत ही डीप स्टडी कर लेते हैं, गहराई में स्टडी कर लेते हैं तो आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगी। इसमें मैं पहला टॉपिक एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया टॉपिक को मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं 2 नंबर जो टॉपिक है जिसका नाम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इसे पढ़ाऊंगा। यानी पहला टॉपिक हम आज पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में, जिसमें से मेरा प्रयास रहेगा कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया यानी भारत में यूरोपियन का आगमन, यानी भारत में यूरोपियन जो कंट्रीज थे वे कैसे आए, कौन कौन कंट्रीज पहले आए, फिर ये आए तो क्या किए, सारे हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे कि इंडिया में यूरोपियंस का आगमन कैसे हुआ। इस सबको हम सभी डिटेल में पढ़ेंगे आज के ही वीडियो में। और मेरा प्रयास रहेगा कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे ऊपर दिए गए एग्जाम में, सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आपसे ना छूटे। मेरा हमेशा प्रयास रहेगा अगर एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चंस इन सारे एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से दे पाएंगे। मेरा यही प्रयास रहेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया टॉपिक को डिटेल में पढ़ाने के बाद कोई भी आपसे क्वेश्चंस ना छूट पाए सारे एग्जाम में। तो हम सभी डिटेल में आज जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया पढ़ेंगे। उसके बाद इसी सीरीज में आगे वाला वीडियो आएगा जिसका दूसरा टॉपिक होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, जिसका नाम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल का स्थापना। उसी तरह से तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, यानी इंडिया में ब्रिटिश का विस्तार, यानी ब्रिटिश कैसे हमारे इंडिया में फैलते गए, इनका रूल कैसे बढ़ता गया। फिर इसी तरह फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, एंड ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका इकोनॉमिक पॉलिसी क्या था, ये पढ़ेंगे। फिर आपको अगला टॉपिक है रिवॉल्ट ऑफ 1857 द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे, यानी आपका रिवॉल्ट पढ़ेंगे 1857 का, जो पहली बार आज़ादी का पहला युद्ध था हम लोग का, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी की पहली लड़ाई जो हम लड़े थे, रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो 6 नंबर है, जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, यानी जितने सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन हुए थे समाज में और धर्म दोनों के अंदर सुधार करने के लिए, जितने भी रिफॉर्म मूवमेंट हुए, जितने भी सुधार आंदोलन हुए, उनको भी हम सभी पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जितने हुए 1857 से लेकर 1947 तक, यानी आज़ादी लेने तक, उस सारे आंदोलन को हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 8 नंबर में इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड डेवलपमेंट, यानी महत्वपूर्ण जो अधिनियम हम 1909 से लेकर 1947 तक उस सारे एक्ट्स और यानी अधिनियम या डेवलपमेंट्स को उस सारे को हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 9 नंबर जो लास्ट टॉपिक है जो कि है इंडियाज इंडिपेंडेंस, यानी भारत की जो आज़ादी हमें कैसे मिली 1947 में, इस सारे को भी हम लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और ये सारे टॉपिक अगर 1 से लेकर 9 तक हम डिटेल में और डीप स्टडी करके अगर खत्म कर लेते हैं तो आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगी। तो हम सभी आज इन सारे 9 टॉपिक में से पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ये हम सभी पहला टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपियंस का आगमन। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। आपको पता है इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट आपका होता है एंशिएंट इंडिया, उसके बाद आता है मिडाइवल इंडिया और तीसरा आता है मॉडर्न
इंडिया। लेकिन मॉडर्न इंडिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे तरह के एग्जाम में, जो मैंने ऊपर बताया है। इसलिए मैंने सबसे पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को ही शुरू किया है। अभी मैंने आपको बताया था कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है, एशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। तो हम सभी सबसे पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, एशियंट इंडियन हिस्ट्री और मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मैंने पहले इसलिए शुरू किया है क्योंकि एशियंट और मिडाइवल के तुलना में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, और ये सबसे ज़्यादा बच्चा इसी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सेक्शन से ज़्यादा स्कोर कर सकता है एग्जाम में, यानी ज़्यादा क्वेश्चंस बना पाता है। इसीलिए मैं इसे शुरू कर रहा हूँ। और ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब समाप्त हो जाएगा तो मैं फिर आपको एशियंट इंडियन हिस्ट्री फिर मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। लेकिन मैंने इसे इसलिए पहले शुरू किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में स्कोर करने में आपकी मदद करता है। आइए हम सभी इसे शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं। 9 टॉपिक को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन पहला 1 नंबर टॉपिक मैं आज शुरू कर रहा हूँ। इसी सीरीज में आपका वीडियो आते जाएगा और सारे टॉपिक को मैं कवर करूंगा और एक भी टॉपिक मैं नहीं छोड़ूंगा, जिससे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। मेरी हमेशा प्रयास रहेगी कि हर टॉपिक को मैं बेहतर और बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप आसानी से अपने एग्जाम में क्वेश्चंस का आंसर दे पाएं और कोई क्वेश्चन ना छूट पाए, ये मेरा प्रयास रहेगा। चलिए आइए हम सभी इसे शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर इन इंडियन हिस्ट्री, a chapter that ultimately led to the establishment of British rule। कह रहा है भारत में यूरोपियन का जो आगमन हुआ यह मार्क करता है हमारे इंडियन हिस्ट्री में एक नए चैप्टर की शुरुआत का, यानी हमारे भारतीय इतिहास में यूरोपियन के आगमन से एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। और यह चैप्टर अंततः ब्रिटिश रूल को स्थापित करता है हमारे भारत में, यानी यह चैप्टर जहां से शुरू हुआ यह अंततः ब्रिटिश रूल को हमारे इंडिया में स्थापित कर दिया। यानी अंततः यह हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, जब यूरोपियन का अराइवल हुआ, यूरोपियन कंट्रीज जब हमारे इंडिया में आना शुरू किए, तो अंततः यूरोपियन कंट्रीज में जो ब्रिटेन था, यानी ब्रिटिश जो थे, वे अंततः हमारे इंडिया में ब्रिटिश रूल को स्थापित करने में सक्षम हो पाए अंततः। यानी सारे और कंट्री सफल ना हो पाए, यानी सक्सेसफुल नहीं हुए। यानी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज आए वे सारे भारत में अपने को स्थापित करने में सक्सेसफुल नहीं रहे, अंततः ब्रिटिश ही आपको अपना ब्रिटिश रूल को स्थापित करने में इंडिया में सक्षम हुए। इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है कि ये चैप्टर अंततः ब्रिटिश रूल को स्थापित करता है इंडिया में। बिफोर द यूरोपियंस इंडिया वाज ऑलरेडी नॉन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर इट्स रिच रिसोर्सेज, स्पाइसेज, सिल्क एंड हैंडीक्राफ्ट्स। यूरोपियंस के आने से पहले ही इंडिया अपने व्यापक संसाधन, मसाले, सिल्क और हैंडीक्राफ्ट के लिए पूरे वर्ल्ड यानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। या इंडिया को अपने व्यापक संसाधन, मसाले, सिल्क और हाथ से बने हुए जितने सामान होते हैं उन्हें हैंडीक्राफ्ट कहा जाता है। तो भारत जो है पहले से ही अपने व्यापक संसाधन, मसाले, सिल्क और हाथ से बने हुए सामान के लिए पहले से ही भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। यानी भारत पहले से ही पूरे विश्व में अपने व्यापक संसाधन, मसाले, सिल्क और हस्तकला के लिए प्रसिद्ध था। कंट्रीज फ्रॉम यूरोप वांटेड डायरेक्ट ट्रेड विथ इंडिया बिकॉज द ट्रेडिशनल लैंड रूट्स थ्रू द मिडिल ईस्ट वे आर कंट्रोल्ड बाई अरब ट्रेडर्स who charged heavy taxes. Hence, European nations began searching for a sea route to India. यूरोप के जितने भी देश थे वो चाहते थे कि उनका डायरेक्ट ट्रेड यानी व्यापार इंडिया के साथ हो पाए, क्योंकि जो परंपरागत यानी पुराने जमाने से जो लैंड रूट था मिडिल ईस्ट से होते हुए, जो अरब ट्रेडर्स यानी अरब के जितने व्यापारी थे वो कंट्रोल करते थे, जो मिडिल ईस्ट के थे। यानी मिडिल ईस्ट को कौन कंट्रोल करते थे? तो अरब ट्रेडर्स, यानी अरब के जितने भी व्यापारी थे वे ही मिडिल ईस्ट से होते हुए जो ट्रेडिशनल लैंड रूट थी जिसपे अरब ट्रेडर्स जितने थे उनका इन पे क्या था? नियंत्रण था। वह बहुत ही भारी टैक्स लगाते थे यूरोपियन कंट्री को सामान को लेने के लिए। यानी आपको यूरोपियन कंट्री जितने भी सामान खरीदते थे उन पे हैवी टैक्स लगाकर मिडिल ईस्ट से होते हुए वह सामान यूरोपियन कंट्री में पहुंचता था, और ये मिडिल ईस्ट से होते हुए जो ट्रेडिशनल लैंड रूट था उस पर पूरा कंट्रोल अरब ट्रेडर्स का था। यानी अरब के जितने व्यापारी थे वो भारी टैक्स लगाकर इन्हीं सामान को जो इंडिया से बहुत ही कम कीमत में खरीद कर ये यूरोपियन कंट्री को बहुत ही ज्यादा हाई टैक्स लगाकर उन्हें हाई रेट में यूरोपियन कंट्री में बेचते थे। ये अरब ट्रेडर्स जो होते थे इंडियन कमोडिटीज को यानी इंडियन जो आइटम्स होते थे जो ऊपर मैंने यहाँ मेंशन किया है, सारे सामान को ये बहुत ही लो कॉस्ट में खरीद कर इनमें हैवी टैक्स लगाकर यानी हाई रेट में इन्हें यूरोपियन कंट्री में बेचते थे। इसीलिए यूरोपियन नेशंस यानी यूरोप के जितने भी कंट्री थे, यानी यूरोपियन जितने भी राष्ट्र थे, यूरोपियन जितने भी कंट्रीज थे, वे एक सी रूट खोजना शुरू कर दिए इंडिया तक पहुंचने के लिए। यानी वह यूरोपियन इन अरब ट्रेडर्स से परेशान होकर इनके हाई रेट में सामान बेचने के कारण, अरब ट्रेडर्स बहुत ही हाई कॉस्ट में सामान बेचते थे यूरोपियन कंट्रीज में। सो यूरोपियन कंट्रीज इन अरब ट्रेडर्स के हाई कॉस्ट से परेशान होकर वे डायरेक्ट इंडिया तक पहुंचने के लिए सी रूट को खोजने लगे, जिससे वे अरब ट्रेडर्स के हाई कॉस्ट से बच सके। यानी अरब ट्रेडर्स से वो चाहते थे व्यापार ना करके, यूरोपियन कंट्रीज चाहते थे डायरेक्ट वह इंडिया से क्या करें? व्यापार कर पाए। यानी पहले क्या होता था कि पहले आपको
अरब ट्रेडर्स इंडिया से कमोडिटीज यानी सामान को खरीदते थे और तब यूरोपियन कंट्रीज को बेचते थे। अब यूरोपियन कंट्रीज चाहते थे कि बीच में अरब ट्रेडर्स ना आए और डायरेक्ट यूरोपियन कंट्रीज डायरेक्ट ट्रेडिंग किससे कर सके, इंडिया से कर सके। इसलिए यूरोपियन नेशंस ने अब सी रूट खोजना शुरू कर दिया इंडिया तक पहुंचने के लिए, इसलिए क्योंकि यूरोपियन नेशंस चाहते थे कि वो डायरेक्ट ट्रेडिंग किससे कर सकें, इंडिया से कर सकें, जिससे उन्हें सही कीमत पर सामान मिल सके। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है सीक्वेंस ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी इंडिया में यूरोपियन का आगमन एक सीक्वेंस में हुआ, मतलब एक क्रम में हुआ। एंड इंडिया में यूरोपियन जो नेशंस थे, यानी यूरोपियन जितने कंट्रीज थे, वह वन बाय वन करके इंडिया में अराइव किए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या इंडिया से ट्रेडिंग करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो सबसे पहला यूरोपियन कंट्रीज जो इंडिया में पहुंचा वह था पुर्तगीज। ये फर्स्ट टू अराइव थे, यानी ये पहले यूरोपियन कंट्रीज थे जिसने पहली बार ट्रेड करने के लिए इंडिया में पहुंचे। यानी यूरोपियन नेशंस से पहला कंट्री पुर्तगीज था जिसने सी रूट खोजा इंडिया तक पहुंचने के लिए। उसके बाद दूसरा देश था डच, जो पुर्तगीज के बाद इन्होंने अपना व्यापार करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया पहुंचे। यानी पहला यूरोपियन कंट्री जो अराइव किया इंडिया में वो था पुर्तगीज। दूसरा सेकंड नंबर पर जो अराइव किया कंट्री जो इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए वो था डच। तीसरा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे EIC भी कहते हैं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेज, जो आप हमारे यहाँ आकर बाद में यही ब्रिटिश रूल को एस्टेब्लिश करेंगे और यही हमारे ऊपर 200 ईयर से भी ज्यादा शासन करेंगे। यही कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आए थर्ड नंबर पर। आपको यूरोपियन कंट्री से तीसरे नंबर पर जो कंट्री आया हमारे इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और सबसे लास्ट कंट्री है जो हमारे इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए आया, उसका नाम है फ्रेंच इन इंडिया, यानी इंडिया में सबसे फोर्थ नंबर पर आया फ्रांस, यानी यूरोपियन कंट्री में फ्रांस आया, यानी फ्रेंच आए। अब हम इन्हें डिटेल में सबको पढ़ेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले हम ये पुर्तगीज के बारे में पढ़ेंगे जो फर्स्ट अराइव है हमारे इंडिया में। एंड फर्स्ट अराइव है यानी पहला यूरोपियन कंट्री है जो हमारे इंडिया में अराइव करते हैं हमारे इंडिया के साथ ट्रेडिंग करने के लिए, इस अरब ट्रेडर्स के हाई कॉस्ट से बचने के लिए। ताकि हम सभी इसे हम पढ़ते हैं, हम सभी वन बाय वन करके पहले पुर्तगीज के बारे में पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, जिससे कोई भी क्वेश्चन पुर्तगीज से रिलेटेड आए तो ना छूटे। उसी तरह सेकंड नंबर पर फिर डच पढ़ेंगे, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर फ्रेंच पढ़ेंगे। ताकि हम पहले पुर्तगीज द फर्स्ट अराइव पढ़ेंगे। The Portuguese were the first Europeans to discover a direct sea route to India, and their arrival completely changed the course of Indian history. यानी पुर्तगीज वो पहले यूरोपियंस थे जिन्होंने इंडिया तक डायरेक्ट सी रूट को खोजा था और इनकी अराइवल यानी इनकी मौजूदगी पूरी तरह से इंडियन हिस्ट्री को बदल के रख दिया। बिफोर दिस, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वाज कैरिड आउट थ्रू लॉन्ग लैंड रूट्स पासिंग थ्रू अरबिया एंड पर्सिया। These routes were controlled by Arab and Venetian traders who imposed heavy taxes on goods. As a result, the price of Indian commodities like spices, silk, and precious stones become very high in European markets. European countries, especially Portugal and Spain, wanted to find an alternative sea route to the rich lands of the East, which they believed was full of gold, spices, and wealth. इससे पहले इंडिया और यूरोप के बीच में जो व्यापार होता था वह एक बहुत ही लंबा लैंड रूट था जो कि अरबिया और पर्सिया से होते हुए जाता था। ये रूट्स अरब और वेनेतियन जो ट्रेडर होते थे उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता था। मतलब अरब और वेनेतियन यानी वियतनाम के जितने व्यापारी थे इन सभी का इस रूट पे अधिकार था, जो बहुत ही भारी टैक्स वस्तुओं पे लगाते थे जो इनके इस रूट से होकर वस्तु जाती थी। इसका परिणाम यह होता था कि इंडियन जितनी कमोडिटीज होती थी, चाहे वो मसाले हो या सिल्क हो या कीमती जितने महंगे स्टोन्स हैं, स्टोन्स यानी पत्थर हो, यानी आपको जितने भी स्पाइसेस, सिल्क और जितने भी कीमती बहुमूल्य स्टोन होते थे उनकी प्राइजेज बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती थी यूरोपियन मार्केट तक पहुंचने में। यानी इसका परिणाम यह होता था कि इंडियन कमोडिटीज जितने भी थे जैसे स्पाइसेस, सिल्क या प्रीशियस स्टोन, इनकी प्राइस यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज्यादा हाई हो जाती थी। मतलब इनका दाम बहुत ज्यादा बढ़ के आता था कहाँ, यूरोपियन मार्केट में। यानी ये सामान जब यूरोपियन मार्केट में पहुंचती थी तो वहां इनकी कीमत बहुत ही ज्यादा हो जाती थी, क्योंकि ये अरब और वेनेतियन जो ट्रेडर होते थे ये हैवी टैक्स इन वस्तुओं पर लगाते थे, जिससे इसका प्राइस यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज विशेष रूप से पोर्टुगल एंड स्पेन यानी पुर्तगाल और स्पेन वे चाहते थे कि एक अल्टरनेटिव सी रूट मिले जो इस धनी मनी ईस्ट में मौजूद देश तक पहुंच पाए। और इनका मानना था पुर्तगाल और स्पेन का कि ये जो ईस्ट का जो देश है इंडिया, यहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में गोल्ड है, स्पाइसेस है और संपत्ति है। मतलब यहाँ यह देश बहुत ही सोना से भरा पड़ा है और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्पाइसेस यानी मसाले हैं और बहुत सारा धन संपत्ति भी है। ये इनका मानना था पुर्तगाल और स्पेन का। इसलिए वे एक अल्टरनेट सी रूट खोज रहे थे जिससे वे डायरेक्ट इंडिया से व्यापार करके इन सारे चीजों को वह कम कीमत पर खरीद सकें, हाई प्राइजेस से बच सकें जो यूरोपियन मार्केट में मिलता था। अगर वे अरबियन और वेनेतियन ट्रेडर्स के थ्रू ये जब सामान पहुंचता था तो ये बहुत ही हाई कीमत पर यूरोपियन मार्केट मिलता था। इसी से बचने के लिए वे अल्टरनेटिव सी रूट को ढूंढ रहे थे जिससे उन्हें बेहतर तरीके से उन्हें इंडियन कमोडिटीज पे फायदा मिल सके। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट अ ग्रेट पोर्तुगीज सेलर नेम्ड वास्को डी गामा टूक ऑफ द चैलेंज। गाइडेड बाय एन अरब नेविगेटर नेम्ड इब्न माजिद, he sailed from Lisbon, the capital of Portugal, and reached Calicut, modern Kozhikode, on 20 May 1498. Calicut was a major trading port on the Malabar coast of India, ruled by the local king known as the Jamorin. Vasco da Gama was warmly welcomed by the Jamorin,
मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ डायरेक्ट ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप थ्रू द सी रूट। यह उस समय की बात है जब एक बहुत ही महान पुर्तगीज सेलर जिसका नाम था वास्को डी गामा, उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि वह सी रूट खोजेगा यूरोपियन कंट्रीज से डायरेक्ट इंडिया तक पहुंचने के लिए। और ये वास्को डी गामा को गाइड कर रहा था एक अरब का नेविगेटर था जिसका नाम था इब्न माजिद, जिसने लिस्बॉन से इसे सेल करके यानी उसके शिप को सेलिंग करते हुए, और लिस्बॉन क्या था, वह पुर्तगाल का कैपिटल था, यानी पोर्टुगल का क्या था, कैपिटल था, यानी लिस्बॉन जो है पुर्तगाल की राजधानी थी। वहां से यह सेलिंग करते हुए शिप को इब्न माजिद लाया, यानी अरब का एक नेविगेटर इब्न माजिद जो पुर्तगाल के कैपिटल लिस्बॉन से सेलिंग करते हुए वास्को डी गामा को कालीकट, यानी आज इसे कोझिकोडे कहते हैं, वहां 20 मई 1498 को यानी 20 मई 1498 को पहुंचा दिया। यानी इस अरब ट्रेडर इब्न माजिद ने वास्को डी गामा को 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचा दिया, जिसे आज हम कोझिकोडे कहते हैं। कालीकट उस समय बहुत ही मुख्य ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था इंडिया के मालाबार कोस्ट के तहत, यानी इंडिया के मालाबार कोस्ट पे सबसे मुख्य व्यापार का बंदरगाह हुआ करता था कौन, कालीकट। कालीकट एक बहुत ही मुख्य ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था इंडिया के मालाबार कोस्ट पे, जिस पे एक लोकल राजा जिसका नाम था जैमोरिन, उसका उस पे शासन था। ये कालीकट जो एक मेजर ट्रेडिंग पोर्ट सेंटर है, वह राजा जैमोरिन के रूल के अंदर आता था। वास्को डी गामा का बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वागत किया गया जैमोरिन किंग के द्वारा, यानी राजा जैमोरिन के द्वारा वास्को डी गामा का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया। और यहीं से इंडिया और यूरोप के बीच में डायरेक्ट ट्रेड रिलेशंस शुरू हुआ इसी सी रूट के द्वारा, यानी सी रूट के द्वारा इंडिया और यूरोप के बीच में डायरेक्ट ट्रेड रिलेशंस की शुरुआत हुई, जिसमें वास्को डी गामा का बहुत ही बेहतरीन तरीके से जैमोरिन किंग ने स्वागत किया। यानी जैमोरिन किंग ने वास्को डी गामा का बेहतरीन तरीके से स्वागत करके यूरोप और इंडिया के बीच में डायरेक्ट व्यापार का रिलेशन इसी सी रूट से जोड़ दिया, यानी इसी रूट के द्वारा इंडिया और यूरोप के बीच में डायरेक्ट ट्रेड रिलेशंस का शुरुआत हुआ। दैट इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट मैटर ऑफ दिस सेम टॉपिक, दैट इज द पोर्तुगीज द फर्स्ट अराइव। आज के लिए बस इतना ही। हम सभी अगले वीडियो में द पोर्तुगीज द फर्स्ट अराइव के टॉपिक के अंदर ही अगला मैटर को पढ़ेंगे, इसके आगे के मैटर को पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। अभी इसके बहुत सारे डिटेल आगे के बाकी हैं, एंड इसके आगे के मैटर बहुत सारे बाकी हैं, इसको हम आप सभी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो इस वीडियो पर बने रहें आगे की डिटेल को समझने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन ऑन स्प्रेडिंग नॉलेज विद एसके। Don't forget to like, share and subscribe to Spreading Knowledge with SK for such interesting videos. Until then, stay curious, stay safe and keep exploring.